वालेकुम क्लास। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं और बाकी चीज़ें हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे, उनको सीरियसली ले रहे होंगे। अभी आज के लिए बेटा हम लोगों ने स्टार्ट करना है मॉडर्न फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ श्रोडिंगर्स इक्वेशन। आपके पास जो श्रोडिंगर्स इक्वेशन है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले चीज़ तो डेराइव करेंगे उसको। और बेसिकली जो टॉपिक का एक कंटेंट है बेटा वो यही है कि आपको डेराइव करनी है श्रोडिंगर्स इक्वेशन, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस या श्रोडिंगर इक्वेशन हमें एक्चुअली बताती क्या है उस फिज़िकली उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है कि जो श्रोडिंगर्स इक्वेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हुई। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो फंडामेंटल इक्वेशन यानी कि बुनियादी जो इक्वेशन है वो आपके पास श्रोडिंगर्स इक्वेशन है। यानी जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो न्यूटन है उसने अपने जो लॉज दिए हैं 3 न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए, वो जिस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह से मैक्सवेल्स की इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक कंटेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स के लिए इस जो फंडामेंटल इक्वेशन है या जो बेसिक इक्वेशन है या जो इक्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा वो है श्रोडिंगर्स इक्वेशन। और ये आपके पास इस इक्वेशन की जो सारी डेरिवेशन है, ये जो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, वो किसने की? वो एरविन श्रोडिंगर ने खुद की। तो हमारे पास इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे साथ साथ हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि ये फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, मेंशन्ड है ऑलरेडी बेटा। और इसको डिराइव किसने किया है? अरविंद श्रोडिंगर ने। नेक्स्ट उसके बाद इसी काम के लिए अरविंद श्रोडिंगर को 1933 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर श्रोडिंगर्स इक्वेशन। एंड उसके बाद उसने बेसिकली श्रोडिंगर ने क्या किया कि उसने एक जो क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशन है, क्लासिकल वेव इक्वेशन जो आपको ये पता होनी चाहिए एक्चुअली, उसको उसने पिक किया। उसने उसको पिक करके डी ब्लॉगलीज हाइपोथेसिस के साथ मिक्स अप किया और उनको मिक्स करने के बाद उसने जो इक्वेशन जनरेट की उसको उसने कहा श्रोडिंगर्स इक्वेशन। तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो बेसिकली मिक्सचर है दो चीज़ों का, एक क्लासिकल वेव थ्योरी और क्लासिकल वेव इक्वेशन जो बेसिक है उनकी, और जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स में एक डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस जो मेन टॉपिक है बेटा उसको जब हमने पढ़ा तो इन दोनों का जो मर्जर है वो बेसिकली श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन बनाता है। हमारे पास जो श्रोडिंगर है उसने इसको डेवलप किया टू एक्सप्लेन या टू डिस्क्राइब किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट और उसकी वेव नेचर को बताने के लिए इस जो उसने इक्वेशन है बेटा इसको डिराइव किया। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये मर्ज हुआ है या किस तरह से हम लोग लेके चलेंगे इसको। तो सबसे पहली चीज़ कि दो इक्वेशंस का मर्जर है, ये क्लासिकल वेव इक्वेशन और डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का मर्जर है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर हमें डेरिवेशन करनी है बेटा तो हमें क्लासिकल वेव इक्वेशन और डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस दोनों चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लासिकल वेव इक्वेशन से। क्लासिकल वेव इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/v² करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी स्क्वायर। बेटा ये जो डेल है ये आपके पास एक ऑपरेटर है, ठीक है। अब इस ऑपरेटर को आगे हम डिस्कस करेंगे। फाई आपके पास इधर वेव फंक्शन है स्पेस और टाइम का, किसी भी तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी वेव फंक्शन ले सकते हैं। ये आपके पास ये जो बेसिक इक्वेशन है जिसको आप क्लासिकल वेव इक्वेशन बोलते हो। अब हम बारी बारी हम क्या करेंगे, हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के लिए डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम डेल्टा स्क्वायर के लिए डेरिवेशन करेंगे कि डेल्टा स्क्वायर एक्चुअली क्या है, फाई को एज्यूम करेंगे बेटा। उसके बाद 1/v² के लिए इसको देखेंगे, इसको डेराइव करेंगे। फिर जो फाई है जो भी हम वेव फंक्शन लेंगे उसको डबल टाइम्स डेराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको डेराइव करने के बाद इन सारी चीज़ों को बेटा हम एक साथ ले आएंगे और तब जाके बनेगी हमारे पास श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो बेटा तो आगे चलते हैं। हमने स्टार्ट किया था कि वेव इक्वेशन क्या है। वेव इक्वेशन के लिए ये बेसिकली डेल ऑपरेटर है, तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फाई जो है वो वेव फंक्शन है स्पेस और टाइम का,
और जो यहाँ पे 1/v², ये कांस्टेंट है, कर्ली स्क्वायर फाई ओवर कर्ली टी स्क्वायर। इसको देखिएगा, फाई जो है बेटा आपके पास वेव फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है चीज़। आपके पास डेल्टा स्क्वायर बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है दो डेल्टा ऑपरेटर्स का। आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि ये किसी दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात हो रही है, और डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके एक स्केलर जनरेट करते हैं। तो डेल डॉट डेल किसके इक्वल है? डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। आपके पास एक डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो होती है कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई, यानी पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई j यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z k यूनिट वेक्टर डॉट, फिर इसी तरह से चूंकि डेल डॉट डेल है सेम ने आपस में मल्टीप्लाई होना बेटा, तो यही चीज़ मैं रिपीटेडली यहाँ पे लिखूंगी, कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई j यूनिट वेक्टर प्लस कर्ली ओवर कर्ली z k यूनिट वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या चीज़ है कि डॉट प्रोडक्ट में हम सबको पता है कि आई डॉट आई यानी सेम यूनिट वेक्टर्स हमेशा 1 के इक्वल होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट। सेम जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। इसी तरह जो डिफरेंट हैं, जिस तरह से आई डॉट जे है, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। जे डॉट के और के डॉट आई, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का भी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। यानी इन शॉर्ट हम बजाय इसके कि बहुत लंबा चलें कि आई को आई के साथ भी, आई को जे के साथ भी, आई को के साथ भी करें, हमें सिंपल एक लॉजिक पता चल गई है कि सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। किस तरह से? आपके पास फर्स्ट वन आई और आई वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास ये सेम है कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, ये भी सेम है। आई डॉट आई किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, वो मैंने मेंशन नहीं किया है स्टेप। प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई, कर्ली ओवर कर्ली वाई से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। जे डॉट जे फिर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह कर्ली ओवर कर्ली जी, कर्ली ओवर कर्ली जी से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली जी स्क्वायर, के डॉट के आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ये आपके पास आ गई डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू। अब बेटा आप क्या करेंगे, क्लासिकल वेव इक्वेशन को लिख सकते हो आप इस तरह से कि आप डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करो। डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ठीक है। फाई स्पेस और टाइम का फंक्शन, स्पेस और टाइम का बेसिकली फंक्शन है, तो फाई तीनों के साथ सिंपली इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v² कर्ली स्क्वायर फाई ओवर कर्ली टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ गया है बेटा, ठीक। इसके आगे चलते हैं। हम एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे, एक सिंगल पार्टिकल। सपोज करें एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास m है और वो एक वेलोसिटी के साथ एक फील्ड में मूव कर रहा है, जिसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास v0 है। v0 चूंकि पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू पोजीशन होती है, तो ये पोजीशन का फंक्शन है। उसके बाद और उसकी काइनेटिक एनर्जी लेट से किसके इक्वल है? हाफ mv² के इक्वल है। तो आपके पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है बेटा, और उसके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी है विद रिस्पेक्ट, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? वो आपके पास फंक्शन है पोजीशन का। अब वो जो टोटल एनर्जी है बेटा, वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है कि हाफ mv² के इक्वल है, और प्लस v0 एज इट इज आ जाएगा। आपको यहाँ से v की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको इसको कपल करना है किसके साथ? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के साथ। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपली v0 को उस तरफ ले जाओगे, इस तरफ v0 बेटा ऐड हो रहा है, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपके पास 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जब आप डी ब्रॉगलीज इक्वेशन देखते हो तो ये वो कुछ इस तरह से लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो आपको यहाँ पे टोटली एम वी की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? बोथ साइड्स पे m को मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरफ आ जाएगा 2m इंटू ई माइनस वी नॉट इज इक्वल टू m इंटू एम क्या आ जाएगा? m² v²। अब आपको इधर जो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है उधर एम वी की वैल्यू चाहिए, तो आप दोनों साइड्स पे क्या करोगे? स्क्वायर रूट ले लोगे। आपके पास ये बच जाएगा अंडर रूट 2m ई माइनस वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट m² v²। आप
का स्क्वायर से कट जाएंगे, एम वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये रही आपकी इक्वेशन 2 बेटा, और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 3 कहा। सिंपली आप क्या करोगे, एम वी की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 3 में पुट कर दोगे। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। सिंपली आपने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2 माइनस वी नॉट। और इसी तरह से आपको ये भी पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, और अगर अरेंज किया जाए लैम्डा के लिए तो लैम्डा किसके इक्वल है, v ओवर एफ के इक्वल है। ठीक, v ओवर एफ के इक्वल है। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम तो अब कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अगर कंपेयर करें बेटा, आपके पास एक 5 की वैल्यू है v ओवर एफ, और 4 वाली की जो लैम्डा किसके इक्वल है, एच ओवर 2 अंडर रूट 2 माइनस वी नॉट। सिंपली आप क्या करोगे, आपको यहाँ से अगर आप क्लासिकल वेव इक्वेशन देखो तो क्लासिकल वेव इक्वेशन बेटा उसमें आपके पास 1 ओवर वी स्क्वायर मौजूद है। इसका मतलब है सीधा सीधा आपको करना क्या है, आपको ये जो v है इन बोथ साइड्स को स्क्वायर करना इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारी जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है वहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे v की वैल्यू स्क्वायर्स में है, तो हम पहले ही उसको स्क्वायर करके रख रहे हैं। बोथ साइड्स को स्क्वायर कर लें, ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 2 माइनस वी नॉट, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा बेटा। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा कुछ यूँ, आप लोग इसको अरेंज कर लो। अरेंज किस तरह से करोगे, वी स्क्वायर अगर आपने देखा हो तो क्लासिकल वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से है, डेल्टा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर, एंड देन आपके पास आता है कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली टी स्क्वायर फाई। ठीक है, आपके पास ये ओवर में रेसिप्रोकल में है ये वैल्यू बेटा, तो इसके लिए मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी स्क्वायर को इस तरफ ले आए, एच स्क्वायर एफ स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस वी नॉट एच स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 6 कहने बेटा। आप लोगों ने जो जो इक्वेशन मेन है उसको साथ साथ याद रखते जाना है ताकि हम जो एंड में वैल्यूज़ हैं उनको इसके अकॉर्डिंगली पुट कर सकें। एक इक्वेशन नंबर 6 आप लोगों ने याद रखनी है जिसको हम एंड में सब्स्टिट्यूशन जब हमने इन वैल्यूज़ को निकाल लेना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही यहाँ पे मेंशन किया था बेटा कि हम लोग डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 1 ओवर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कर्ली ओवर कर्ली स्क्वायर कर्ली ओवर कर्ली टी स्क्वायर फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो इन तीनों की वैल्यू निकाल के हमने एंड पे सब्स्टिट्यूट करनी है इसी इक्वेशन में। तो इसके लिए हमें इक्वेशन 6 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट एक्चुअली करेंगे। ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 ओवर वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो इक्वेशन नंबर 6 है। आपके पास याद रखें कि कोई भी जो वेव फंक्शन है जो किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, मूविंग पार्टिकल्स ऑब्वियसली ऐसे पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं उनके साथ कोई ना कोई जाहिर सी बात है वेव एसोसिएट होगी, और मैंने बताया था लास्ट टाइम कि उस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको वेव फंक्शन कहते हैं। और नॉर्मली ये फंक्शन टाइम के साथ साथ जो है वो हार्मोनिक विद टाइम होते हैं। ठीक, यानी कि इस तरह के जो फंक्शंस हैं बेटा उनको हम या तो साइन ओमेगा टी की फॉर्म में या कॉज ओमेगा टी या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इनका वेव फंक्शन लिख सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पे बेटा। लास्ट जो आपके पास था उसमें बताया कि जो नॉर्मली बेटा होते हैं पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होते हैं उनके जो वो बेसिकली हार्मोनिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम होते हैं, यानी उनका जो बेसिकली फंक्शंस हैं उनको कुछ इस तरह से साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी या फिर इन दोनों के कम्बिनेशन से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज़ एक फॉर्मूला आपको बताऊं ई अयोटा थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा प्लस अयोटा, ओके अयोटा साइन थीटा है बेटा, और ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो बेसिकली ये जो ई अयोटा थीटा है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कम्बिनेशन है किन दो चीज़ों का, साइन का और कॉस का। तो हमने यहाँ पे जो वेव फंक्शन लिया है हमने उसको इस तरह से लिखा है ई अयोटा ओमेगा टी, यानी कि ये वेव फंक्शन वो है जो कम्बिनेशन है किनका, दो चीज़ों का। ठीक, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी सिंपली ई अयोटा ओमेगा टी का मतलब है बेटा कॉज ओमेगा टी प्लस अयोटा साइन ओमेगा टी। यानी हमने सिंपली ये जो आपके पास वेव फंक्शन है इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, एक बार स्पेस और एक बार
टाइम, यानी स्पेस और टाइम दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक। अब हमें जो फाई है, अगर आपने स्टार्टिंग इक्वेशन साथ साथ लेके चलें, उसको आपने ये किया था डेल्टा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/v² कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली टी स्क्वायर फाई। आपको फाई का टाइम के रिस्पेक्ट 2 टाइम्स जो है वो डेरिवेटिव लेना है। आप सिंपली, मैंने उसको डायरेक्टली बेटा किया है, आप लोगों को डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्टेप्स को एक्सपेंड कर लीजिएगा। आप सबको ये चीज़ पता है कि अगर सपोज़ आपके पास एक जनरल सी बात करते हैं बेटा, आपके पास अगर सपोज़ थीटा और टी है और आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको पता है कि थीटा अगर सपोज टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव से थीटा बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ टाइम पे अप्लाई होगा। इसी तरह से जब आप इस वेव फंक्शन पे क्वेश्चन नंबर 7 पे डबल टाइम्स डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, तो ये वेव फंक्शन जो कि सिर्फ स्पेस डिपेंडेंट है, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आप 2 टाइम्स डेरिवेटिव डायरेक्टली किस पे अप्लाई होगा, इस वैल्यू पे, ई आयोटा ओमेगा टी पे। आप एक बार डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो ये वाली वैल्यू होती है, सपोज ये ई थीटा है और इसको मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये कुछ इस तरह से आता है एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द पावर, ठीक है, इस तरह से। तो अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, दिस विल बी एज इट इज, और इसके पावर का डेरिवेटिव आयोटा ओमेगा अगेन बाहर आ जाएंगे, टाइम का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। आप इसको बाहर निकाल लें, अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, यही चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, आयोटा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा आप माइनस ओमेगा स्क्वायर फाई ओवर इंटू ई आयोटा ओमेगा टी लिख सकते हो। ये भी इक्वेशन हमें सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि हमारे पास जो वेव इक्वेशन है उसमें 1/v² की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, इसकी वैल्यू भी हमने अभी कैलकुलेट कर ली है, बच गया ये चीज़। अब इसकी वैल्यू सिर्फ हमारे पास बेटा रह गई है, तो उसको भी कर लेते हैं कैलकुलेट। ओके, सो हमारे पास तीसरी और लास्ट चीज़ है, वो ये थी कि हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी, डेल्टा स्क्वायर फाई की वैल्यू बेटा। डेल्टा स्क्वायर आप लोग कैलकुलेट कर सके हो किसके इक्वल है, कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली जी स्क्वायर। फाई की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो अब की बार, फाई इंटू ई आयोटा ओमेगा टी, आपके पास वेव फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये स्पेस एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट ये आपके पास डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ऑल यू नो कि आपके पास ये टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है, तो इस पर कोई इफेक्ट ये डेरिवेटिव्स नहीं करेंगे। एक ये हो गई क्वेश्चन नंबर 9। अब मैंने आपको 3 इक्वेशंस का बताया था, एक इक्वेशन नंबर 6 जिसमें आपके पास 1/v² की वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वेशन, एक ये इक्वेशन जिसमें आपके पास कर्ली स्क्वायर फाई ओवर कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 8, और एक इक्वेशन नंबर 9 जिसमें आपने फाइंड आउट किया है क्या, डेल स्क्वायर फाई। इन तीनों को आपने पुट कर देना है अपनी इक्वेशन नंबर 1, यानी अपनी क्लासिकल वेव इक्वेशन जो कि हमने डिराइव की थी, जो कि कुछ यूं थी, ये वाली इक्वेशन में। इसकी वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, 1/v² की वैल्यू भी मौजूद है बेटा, और इसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो सिंपली हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 9 को पुट किया डेल्टा स्क्वायर फाई की जगह पे इज इक्वल टू 1/v² की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट किया, एंड देन लास्ट पे आप लोगों ने कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली टी स्क्वायर फाई की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आप क्या करोगे, आप देख रहे हो सिंपली ई आयोटा ओमेगा टी यहाँ पे भी है, ई आयोटा ओमेगा टी यहाँ पे भी है, ये कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि टाइम वाला जो सारा फैक्टर है वो यहाँ से एलिमिनेट आउट हो गया, आपको और कोई भी टाइम डिपेंडेंट चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए आप कहते हो कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है जो हम कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा कर लेते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, आप लोगों को पता है, इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 2πf का स्क्वायर, फाई एज इट इज़ आपके पास 2πf का स्क्वायर है सिंपली, तो वो 2 का स्क्वायर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 8 आ जाएगा, पाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ई माइनस वी नॉट एज इट इज आ जाएगा, एफ स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, फाई एज इट इज, एम भी बेटा यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, ओके, तो m यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे भी m है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली मैंने किया, उसको बता देती हूँ मैं बेटा कि किस तरह से है। यहाँ पे अगर हम 2 रहने दें और h², जब भी ऊपर जो चीज़ जाती है बेटा वो सेकंड ओवर से जाती है, तो हम इसको 4π² लिख सकते हैं, ठीक है,
4 पाई स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई स्क्वायर निकल के मैं नीचे ले आई हूँ, बाकी यहाँ पे ऊपर 8 2m इंटू ई माइनस वी नॉट बच जाएगा। आप सबको पता है ये h/2 पाई है, इसका स्क्वायर लिख सकते हो आप। एंड देन लोगों ने स्टार्ट करना है इसको यहाँ से 2 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हुआ, 4 पाई स्क्वायर था ये 8 पाई स्क्वायर m हो गया ओवर 8 स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट 5। आपके पास ये 8 पाई स्क्वायर है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर ओवर 8 स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट 5। ठीक बेटा, अब आपके पास ये जो 4 पाई स्क्वायर है इसको हम सेकंड ओवर के नीचे भी लेके जाएं तो सेम मीनिंग देती है इक्वेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कुछ। और आपको पता होना चाहिए, अगर मैं सिर्फ नीचे वाले डिनोमिनेटर की बात करूं तो इसको हम h/2 पाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और h/2 पाई किसके इक्वल है, h कट या h बार स्क्वायर के इक्वल है। h बार की वैल्यू ये आपको मैंने नीचे मेंशन कर दी है। आप सिंपली अब इसको यूं लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर से 4 पाई स्क्वायर आप लोगों ने कॉमन ले लिया था, -2m ओवर h कट स्क्वायर ए माइनस वी नॉट इंटू 5। अब बेटा ये जो इक्वेशन है ये 3 डायमेंशंस में, यानी x y z तीनों का जिक्र है, लेकिन हमें अगर एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो 1 डायमेंशन में हो तो हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं इस तरह से, कर्ली स्क्वायर 5 ओवर कर्ली x स्क्वायर इज इक्वल टू -2m e माइनस वी नॉट 5 ओवर h कट स्क्वायर। आपके पास सिंपली h कट स्क्वायर या h बार स्क्वायर जो है 2m, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इधर से डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का साइन भी मैंने मूव कर लिया है, e माइनस वी नॉट 5 बच गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली e5 इज इक्वल टू माइनस वी नॉट 5, वी नॉट 5 को उस तरफ ले जाएंगे, आपके पास 5 को इस तरफ से कॉमन ले लें, तो ये जो बेसिक इक्वेशन है बेटा, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये जो आपके पास चीज़ है बेटा, इसको आप हैमिल्टोनियन भी कहते हो, यानी एज से रिप्रेजेंट करते हो, एज इज इक्वल टू माइनस एज का बार स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट इज हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। आप इस क्वेश्चन को फिर इस तरह से भी कुछ लिख सकते हो, एच 5 किसके इक्वल है, ई 5 के इक्वल है। एच जो है वो बेसिकली अब ई के इक्वल यहाँ से कह सकते हैं एनर्जी टोटल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें इसे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना हो तो सिंपली क्या करेंगे बेटा कि हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि m को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और m को डिवाइड भी कर देंगे। तो m मल्टीप्लाई हुआ तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, और डिवाइड हुआ तो 1/2 m2 ऑलरेडी मौजूद था, 2m हो गया प्लस वी नॉट एक्स। और आप सबको पता है कि एम वी किसके इक्वल है, मोमेंटम के इक्वल है। मोमेंटम की वैल्यू पुट की p स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी नॉट, तो आप हैमिल्टोनियन को इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आपकी जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो बन गई बेटा ये वाली। अब आपके पास एक लास्ट चीज़ जो आपके पास खाने वाली बच गई कि श्रोडिंगर इक्वेशन एक्चुअली आपको बताती क्या है। श्रोडिंगर इक्वेशन में हम पोटेंशियल एनर्जी को एज इनपुट देते हैं, ठीक है, और एज आउटपुट वो हमें देती है वेव फंक्शन, ठीक। यानी कि श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन हमारे पास वो मशीन है जिसमें हम इनपुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, और जबकि हमें वो वेव फंक्शन जो है वो आउटपुट के तौर पे देती है, या क्वांटम नंबर्स के बारे में वो हमें बताती है जो हमारे पास किसी भी सिस्टम का क्वांटम बिहेवियर बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये था आपका ओवरऑल टॉपिक श्रोडिंगर्स इक्वेशन का, जिसमें हमने डिराइव की है श्रोडिंगर इक्वेशन। के लिए बस इतना ही, यही टॉपिक है। और अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप बुक से काइंडली एक बार उसकी एक्सरसाइज को देख लें। अगर कोई मसला होता है तो प्लीज़ उसको ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है उसको भी बता दीजिएगा, आई विल आंसर। और इनको नोट्स जो है वो वाली चीज़ आपकी सेम रहेगी, इट रिमेन्स द सेम। अभी के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।